नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास आज कृषि, रक्षा और पर्यावरण इन तीन अहम क्षेत्रों से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे अहम जानकारी निकालने की। तो आज हम तीन अलग-अलग विषयों पर बात करेंगे। पहला, राष्ट्रीय कृषि बाजार मतलब ई-नाम, इसका विस्तार कैसे हो रहा है और खेती में डिजिटल पहल क्या है। दूसरा, हम रक्षा क्षेत्र को देखेंगे, कौन सी नई युद्ध तकनीकें आ रही हैं और भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे बढ़ रहा है। और आखिर में दिल्ली में शुरू हुई एक काफ़ी अनोखी पहल है, पर्यावरण से जुड़ी कला पहल, उस पर भी नज़र डालेंगे। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो नई सोच है, उसे सामने लाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, खास तौर पर ई-नाम की। अभी खबर आई है कि इसमें 9 और कृषि जिनसें जोड़ी गई हैं, तो अब कुल संख्या 247 हो गई है। ये ई-नाम आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जरूर देखिए, ई-नाम का मतलब है राष्ट्रीय कृषि बाजार। ये असल में एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है। इसे अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। सोचिए, एक डिजिटल मंच जो देश भर की कृषि मंडियों को मतलब एपीएमसीज को एक साथ जोड़ता है। और ये पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फंडेड है और इसे लागू करने वाली एजेंसी है एसएफएसी, यानी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। अच्छा, तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? क्या ये सिर्फ किसानों के लिए ही है? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। सिर्फ किसान नहीं, लाभार्थी इसके किसान हैं, मंडियां खुद हैं, व्यापारी हैं, खरीदार हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं और निर्यातक भी हैं। मतलब कृषि उपज की खरीद बिक्री से जुड़ा लगभग हर कोई इसका फायदा उठा सकता है। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य हैं वो काफ़ी स्पष्ट हैं। पहला तो ये कि अलग-अलग राज्यों की मंडियों को जोड़कर एक पैन इंडिया मतलब पूरे भारत का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना, एक तरह से वन नेशन वन मार्केट। दूसरा, पारदर्शिता लाना। जब ऑनलाइन नीलामी होती है तो सब कुछ साफ रहता है, ज़्यादा खरीदार जुड़ते हैं तो किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसे कहते हैं बेहतर प्राइस डिस्कवरी। तीसरा, मंडियों में जो मार्केटिंग प्रक्रियाएं हैं उनको आसान बनाना, उनको मानकीकृत करना मतलब स्टैंडर्डाइज करना। चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब उपज की गुणवत्ता की परख का सिस्टम लागू करना ताकि जो कीमत मिले वो क्वालिटी के हिसाब से हो। और आखिर में जब ये सब होगा तो उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा, कीमतें स्थिर रहेंगी और अच्छी क्वालिटी की उपज मिलेगी। सुनने में तो ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या चीजें हैं जो इसे कामयाब बनाती हैं? इसकी कुछ खास विशेषताएं क्या हैं? हाँ, इसमें कई प्रैक्टिकल चीजें हैं। एक तो ये कि ये पूरे देश का नेटवर्क है। किसान को अपनी मंडी के बाहर भी बेचने का विकल्प मिलता है। फिर क्वालिटी जांच का सिस्टम है, परख होती है उपज की, इससे खरीदार को भी भरोसा रहता है। लाइसेंसिंग और मंडी शुल्क के नियम भी सरल किए गए हैं। सिंगल लाइसेंस, सिंगल पॉइंट लेवी, पेमेंट सीधा ऑनलाइन हो जाता है। किसानों को बाजार भाव की जानकारी आसानी से मिलती है। और हाँ, लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई में भी मदद मिलती है। राज्यों को इससे जुड़ने के लिए अपने एपीएमसी एक्ट में 3 मुख्य सुधार करने होते हैं: ई नीलामी की इजाजत, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस और सिंगल पॉइंट मार्केट फीस। आपने क्वालिटी की बात की थी। इसमें ये जो विपणन और निरीक्षण निदेशालय है, डीएमआई, इनकी क्या भूमिका रहती है? ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि भाई अच्छी फसल का अच्छा दाम मिले? देखिए, डीएमआई का रोल बहुत अहम है। ये एजेंसी तय करती है कि ई-नाम पर बिकने वाली चीजों के लिए ट्रेडेबल पैरामीटर्स क्या होंगे। मतलब वो स्टैंडर्ड ग्रेड तय करते हैं। जैसे अनाज है तो उसका दाना कैसा है, नमी कितनी है, टूट फूट कितनी है, ये सब पैमाने तय होते हैं। जब ये ग्रेड्स तय हो जाते हैं तो कीमत सीधे क्वालिटी से जुड़ जाती है। इससे किसानों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि वो अच्छी क्वालिटी पर ध्यान दें और उन्हें उसका सही मूल्य भी मिलता है। अच्छा, तो आंकड़े क्या कहते हैं? कितने किसान या व्यापारी इससे जुड़े हैं अब तक? क्या ये वाकई में जमीन पे असर डाल रहा है? हाँ, आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। अगर हम फरवरी 2024 तक देखें तो 1,77,00,000 से ज्यादा किसान और करीब 2.5 लाख व्यापारी ई-नाम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो चुके थे। और इसका महत्व सिर्फ बेहतर कीमत तक ही नहीं है, इससे फसल कटाई के बाद जो नुकसान होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, उसमें कमी आती है।
कृषि व्यापार का एक तरह से फॉर्मलाइजेशन हो रहा है और जैसा मैंने कहा, उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतें स्थिर रखने में मदद मिलती है। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी हर किसान तक इसकी पहुंच बनाना एक चुनौती है, पर ये कृषि बाजार में एक बड़े बदलाव की क्षमता तो रखता ही है। ई-नाम के अलावा क्या सरकार कृषि में डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए कुछ और भी कर रही है? और कौन सी पहलें चल रही हैं? हाँ बिल्कुल, ई-नाम अकेला नहीं है, कई और कोशिशें भी हो रही हैं। जैसे एक कृषि उड़ान 2.0 योजना है। ये खास तौर पर जो जल्दी खराब होने वाली उपज है, फल सब्जी वगैरह, उनको हवाई मार्ग से जल्दी बाजार तक पहुंचाने के लिए है। फिर डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन डैम है, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर यानी आइडिया है। इनका लक्ष्य है खेती में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना, डेटा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। आईटीसी का ई-चौपाल तो काफ़ी पुराना और सफल मॉडल रहा है। एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AMIF भी है और एक एग्री स्टैक बनाने की भी बात चल रही है, जो खेती से जुड़ी सारी जानकारी और सेवाओं को एक जगह लाएगा। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, ने GPA, AG मार्केट नेट, ये सब भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो हुई कृषि क्षेत्र की बात। अब थोड़ा विषय बदलते हैं और रक्षा क्षेत्र की ओर चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने भविष्य के युद्धों के स्वरूप पर कुछ बातें कही। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटिंग, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, इन सब तकनीकों का जिक्र किया। और उन्होंने उद्यमियों और स्टार्टअप से ये भी कहा कि वो भारत का पहला रक्षा यूनिकॉर्न बनाए। तो ये जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, ये युद्ध की प्रकृति को कैसे बदल रही है? पूर्ण सवाल है आजकल, और ये सच है कि भविष्य के युद्ध बहुत ज्यादा तकनीक संचालित होंगे, पहले जैसे नहीं होंगे। कुछ प्रमुख तकनीकों पर अगर हम नजर डालें तो तस्वीर साफ होती है। सबसे पहले AI और मशीन लर्निंग। ये क्या कर सकते हैं? ये युद्ध क्षेत्र से आने वाले भारी मात्रा में डेटा का रियल टाइम विश्लेषण कर सकते हैं। इससे कमांडरों को तेजी से और बेहतर रणनीतिक निर्णय लेने में मदद मिलती है। ये साइबर खतरों का पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने में भी बहुत कारगर हैं। लेकिन हाँ, इसका एक अंधेरा पक्ष भी है। AI का इस्तेमाल साइबर हमले करने, जासूसी करने या सूचना युद्ध छेड़ने के लिए भी हो सकता है, जैसे स्टक्सनेट वर्म का मामला था। हाँ, वो ईरान वाला मामला। जी। फिर आते हैं स्वायत्त हथियार और लॉइटरिंग म्यूनिशन। इन्हें कामिकाजी ड्रोन भी कहते हैं। जैसे इजराइल का हारोप है या भारत ने भी अपना नागास्त्र 1 बनाया है। ये मानव रहित हवाई वाहन UAVs हैं, जो हवा में काफी देर तक मंडरा सकते हैं और ये खुद ही लक्ष्य को ढूंढते हैं, पहचानते हैं और फिर उस पर हमला कर देते हैं, वो भी बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। ये बहुत सटीक हमले करते हैं और इनकी परिचालन लागत भी कम होती है। बिना मानव हस्तक्षेप के ये तो थोड़ा डरावना भी लगता है। हाँ, नैतिक सवाल तो उठते ही हैं। एक और अहम तकनीक है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEWs। ये उच्च ऊर्जा वाले लेजर या माइक्रोवेव हथियार होते हैं। भारत भी दुर्गा 2 DURGA डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ऐसी खबरें हैं। ये हथियार क्या करते हैं? ये ऊर्जा की एक केंद्रित बीम से दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या वाहन को निष्क्रिय कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, वो भी बिना किसी पारंपरिक विस्फोट के। अच्छा, तो ये सुरक्षित संचार के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि इनका इस्तेमाल जटिल मॉडलिंग में भी हो सकता है। अंतरिक्ष आधारित युद्ध की बात हो रही है, उपग्रहों का सैन्यीकरण, नेविगेशन, संचार, जासूसी के लिए, और दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट करने की क्षमता, जैसे भारत ने मिशन शक्ति में दिखाई थी। हाइपोसोनिक मिसाइलें हैं। ये आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज चलती हैं, जैसे ब्रह्मोस 2 पर काम चल रहा है। मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। मैक 5 से भी ज्यादा। जी। फिर 3D प्रिंटिंग है। इससे युद्ध के मैदान में ही जरूरत पड़ने पर स्पेयर पार्ट्स, हथियार या ड्रोन तक बड़ी स्पीड से बनाए जा सकते हैं। सही है। इससे सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होती है। बायोटेक्नोलॉजी का भी जिक्र आता है, सैनिकों की शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। ये दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भेद सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं या सटीक हमले कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये अब हकीकत बन रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी VR का इस्तेमाल सैनिकों के ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है।
उन्हें बिना असली लड़ाई के यथार्थवादी माहौल में ट्रेन किया जा सकता है। और एक्सोस्केलेटन भी हैं, जी कुछ ऐसे सूट हैं जो इंसान की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। बाप रे, इतनी सारी तकनीकें। तो इन सब को देखते हुए भारत के लिए रक्षा नवाचार में आत्मनिर्भरता इतनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्या ये सिर्फ विदेशी निर्भरता कम करने की बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। आत्मनिर्भरता भारत के लिए कई कारणों से बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे जाहिर कारण तो राष्ट्रीय सुरक्षा ही है। अगर हम महत्वपूर्ण हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो वो देश संकट के समय हमें सप्लाई रोक सकते हैं या अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। जैसे जीपीएस का उदाहरण लें, वो अमेरिका नियंत्रित है। अगर संघर्ष की स्थिति में अमेरिका उसे बंद कर दे तो। इसीलिए भारत का अपना नाविक इतना महत्वपूर्ण है। ये हमें विश्वसनीय और स्वतंत्र नेविगेशन क्षमता देता है। और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना भी है। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, ये हमारी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। जब हमारे पास अग्नि 5 या ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइलें होती हैं जो विश्वसनीय हो, तो ये किसी भी संभावित दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करते हैं। तीसरा, परिचालन लचीलापन। निर्भय मिसाइल है या धनुष तोप है, ये हथियार भारत के विशिष्ट भूभाग और रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव कर सकते हैं, इन्हें जल्दी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। विदेशी हथियारों के साथ ये हमेशा संभव नहीं होता। सही। चौथा, आर्थिक विकास और उद्योग का विकास। मेक इन इंडिया के तहत जब रक्षा उपकरण देश में बनते हैं, तो इससे उच्च तकनीकी रोजगार पैदा होते हैं, घरेलू विनिर्माण का पूरा इकोसिस्टम मजबूत होता है। और जब हम मान लीजिए आकाश मिसाइल सिस्टम श्रीलंका या म्यांमार जैसे देशों को निर्यात करते हैं, तो इससे न सिर्फ आर्थिक लाभ होता है, बल्कि हमारे भू राजनीतिक प्रभाव, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी बढ़ोतरी होती है। और यही पांचवा बिंदु है, वैश्विक भू राजनीतिक प्रभाव। एक बढ़ता हुआ रक्षा निर्यातक भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। भारत एक प्रमुख वैश्विक हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित हो रहा है। तो ये आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए और खासतौर पर आपने जो रक्षा स्टार्टअप्स की बात की, उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख पहलें क्या हैं? क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया पहल तो 2014 में ही शुरू हो गई थी, जिसका एक बड़ा फोकस रक्षा क्षेत्र पर था। फिर आई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020। इसमें खास तौर पर बाय इंडियन IDDM यानी इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी को प्राथमिकता दी गई है। मतलब उन भारतीय कंपनियों को तरजीह मिलती है जो ना सिर्फ भारत में बना रही हैं, बल्कि डिजाइन और विकास भी यहीं कर रही हैं। इसी तरह बाय ग्लोबल, मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैटेगरी भी है, और इन सब में अनिवार्य स्वदेशी सामग्री की सीमा तय की गई है। रक्षा पूंजी अधिग्रहण का बजट भी लगातार बढ़ रहा है। अच्छा। एक रक्षा खरीद नियमावली DPM 2025 भी आ रही है, जिसमें इनोवेटर्स के लिए 5+5 साल के सुनिश्चित ऑर्डर की बात है, ताकि उन्हें स्थिरता और पूर्वानुमेयता मिले। रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति DPEPP 2020 का लक्ष्य भी एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है। और स्टार्टअप्स के लिए कुछ खास? हाँ, स्टार्टअप्स के लिए IDX रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। ये स्टार्टअप्स और MSMEs को सीधे सशस्त्र बलों से जोड़ता है, उन्हें फंडिंग देता है, खरीद में मदद करता है और उनकी तकनीक को स्केल अप करने में सहायता करता है। लक्ष्य है कि 2025 तक 600 से ज्यादा स्टार्टअप IDX से जुड़ जाएं। इसी तरह DRDO का प्रौद्योगिकी विकास कोष TDF है। ये MSMEs और स्टार्टअप्स को नई रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाल ही में इसकी प्रति परियोजना फंडिंग सीमा को 50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 50 करोड़? ये तो काफी बड़ी रकम है एक प्रोजेक्ट के लिए। जी हाँ, एक और अहम पहल है सृजन पोर्टल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सेना उन आयातित वस्तुओं की सूची डालती है जिन्हें वो भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशी रूप से बनवाना चाहती है।
फरवरी 2025 तक 14,000 से ज्यादा वस्तुओं का स्वदेशीकरण इसके जरिए हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण शायद है सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, PILs। सरकार ने अब तक ऐसी 5 सूचियां जारी की हैं। इनमें 5,500 से ज्यादा ऐसे हथियार और उपकरण शामिल हैं जिनके आयात पर एक निर्धारित समय सीमा के बाद प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उसके बाद उनकी खरीद सिर्फ और सिर्फ घरेलू स्रोतों से ही की जाएगी। ये भारतीय रक्षा उद्योग को एक सुनिश्चित बाजार देता है। ये तो वाकई काफी व्यापक प्रयास लग रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। चलिए अब इन गंभीर बातों से हटकर एक बिल्कुल अलग और शायद थोड़े हल्के फुल्के विषय पर आते हैं। दिल्ली में ब्रीदेबल आर्ट नाम की एक पहल शुरू की गई है। ये हवा की गुणवत्ता और टिकाऊ जीवन के दायरे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कला का इस्तेमाल कर रही है। ये क्या चीज है? हाँ, ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और अभिनव पहल है। ब्रीदेबल आर्ट असल में एक जीवित संरचना है, मतलब एक लिविंग स्ट्रक्चर। इसे बनाने में हवा को शुद्ध करने वाले पौधों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे सुपारी पाम, स्नेक्स प्लांट, पीस लिली। ये पौधे हवा से हानिकारक तत्वों को सोखने के लिए जाने जाते हैं। और इन पौधों के साथ साथ टिकाऊ सामग्री, मतलब सस्टेनेबल मटेरियल्स का भी उपयोग किया गया है। तो ये एक तरह की इको फ्रेंडली कलाकृति है। अच्छा, पौधे और कला, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ सुंदर दिखना या कुछ और भी? प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना और साथ ही टिकाऊ शहरी जीवन, सस्टेनेबल अर्बन लिविंग को बढ़ावा देना। ये कला के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का एक तरीका है। ये पहल असल में है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक योजना है, EARSD। ERSD? हाँ, यानी एनवायरनमेंट एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके तहत एक कार्यक्रम चल रहा है, EAISCP, एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक अभियान है, ब्रीद ऑफ चेंज, क्लीन एयर, ब्लू स्काईज। ब्रीदेबल आर्ट उसी अभियान का एक हिस्सा है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब ये जागरूकता फैलाता कैसे है? लोग इससे कैसे जुड़ते हैं? ये एक तरह से एक शैक्षिक केंद्र के रूप में काम करता है, खासकर छात्रों, स्कूलों के इको क्लबों और आसपास के निवासियों के लिए। इस आर्ट इंस्टॉलेशन पर QR कोड लगे हुए हैं। लोग अपने स्मार्टफोन से इन कोड्स को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने पर उन्हें जानकारी मिलती है कि ये पौधे हवा को कैसे साफ करते हैं, शहरी क्षेत्रों में हरे भरे स्थान क्यों जरूरी हैं और कैसे प्रकृति आधारित समाधान वायु गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर सकते हैं। यानी इंटरैक्टिव है ये? जी हाँ, इंटरैक्टिव और एजुकेशनल। ये देखकर और अनुभव करके सीखने का एक तरीका है। और जिस बड़ी योजना EARSD का ये हिस्सा है, उसका व्यापक उद्देश्य ही यही है कि गैर औपचारिक पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, स्कूलों में इको क्लब, यूथ क्लब, ऐसे समूहों के माध्यम से। और इसमें सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और प्रकृति के प्रति सहानुभूति जगाना भी शामिल है, ताकि लोग व्यावहारिक रूप से टिकाऊ जीवन जीना सीखें। ये तो वाकई एक अच्छी पहल है। कला, पौधे, तकनीक और जागरूकता सब एक साथ। तो आज की हमारी चर्चा में हमने 3 बहुत अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नजर डाली। हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम कृषि क्षेत्र में एक डिजिटल क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है, किसानों के लिए बाजार खोल रहा है, पारदर्शिता ला रहा है। फिर हमने रक्षा क्षेत्र की बात की, कैसे AI, ड्रोन, लेजर जैसी भविष्य की तकनीक युद्ध के मैदान को पूरी तरह बदल रही हैं, और कैसे भारत इस नई हकीकत के लिए स्वदेशी क्षमताओं यानी आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। और आखिर में हमने दिल्ली की ब्रीदेबल आर्ट जैसी एक रचनात्मक पहल के बारे में जाना, जो कला और प्रकृति का उपयोग करके पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे पर जागरूकता फैला रही है। हाँ, और आज की बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है, वो ये कि तकनीक, टेक्नोलॉजी आज हर क्षेत्र को गहराई से प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। चाहे वो खेती हो, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, या फिर हमारे शहरों का पर्यावरण हो, तकनीक हर जगह बदलाव ला रही है। बिल्कुल।
और दूसरी अहम बात यह है कि भारत इन बदलावों का सामना करने और उनसे तालमेल बिठाने के लिए अपने स्वदेशी समाधानों, अपनी आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दे रहा है। Correct. चाहे वो किसानों के लिए एक डिजिटल मंडी इनाम हो, सेना के लिए स्वदेशी हथियार और तकनीक हो, या फिर शहरों में हवा साफ करने वाली कलाकृतियां हो। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात जरूर है कि भविष्य में हम अपनी स्थानीय जरूरतों, अपनी इनोवेशन और जो वैश्विक स्तर पर तकनीकी विकास हो रहा है उसके बीच सही संतुलन कैसे साधेंगे, खासकर तब जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। ये संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल सही कहा। ये संतुलन साधना ही आगे की राह तय करेगा। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।